सभी को नमस्कार। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो विषय वस्तु थी, उस विषय वस्तु को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए हमने जो एक श्रृंखला जो प्रारंभ की थी, और उस श्रृंखला के तहत हमने सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख जो संवैधानिक एवं जो वैधानिक आयोग है उनको पढ़ने का निर्णय किया था। तो इसी कड़ी में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हुए हैं, और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग, और इसे हम शॉर्ट में या बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं RPSC, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। सबसे पहले अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक सामान्य परिचय कर लेते हैं। सामान्य परिचय के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो ऐतिहासिक जो विकास क्रम है उसको अपन पढ़ेंगे, और उसके उपरांत राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में पढ़ने का प्रयास है वो करेंगे। और इस क्लास के माध्यम से जो अवधारणात्मक जो समस्या है आपकी, उन समस्याओं का समाधान है वो किया जाएगा। सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, और इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग पूछते हैं तो कौन सा है, 14 है। अनुच्छेद पूछते हैं तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख है वो किया गया है। यानी भाग जो 14 है इसमें जो पब्लिक जो स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनसे संबंधित जो प्रावधान है उनका भी उल्लेख किया गया है, और जो संघ लोक सेवा आयोग है उससे संबंधित प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए यूपीएससी जिसको अपन कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, वो भी एक संवैधानिक निकाय है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसको अपन शॉर्ट में RPSC कहते हैं, ये भी एक संवैधानिक आयोग या एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा RPSC एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है। पहली विशेषता है कि RPSC क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है। इसका मतलब यह है कि इसको सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है वो रखा गया है। यानी RPSC को जो कार्य दिए गए हैं वो कार्य संविधान या राज्य के विधान मंडल के द्वारा विधि बनाकर है वो दिए गए हैं। उन कार्यों के संबंध में जो निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है वो RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग को है वो दिया गया है। जो राज्य सरकार है वो उसके कार्यों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकती। इसके अलावा RPSC एक परामर्शदात्री निकाय है। इससे पहले भी अपन ने आयोग के बारे में पढ़ा था। उस समय मैंने कहा था आयोग या तो संवैधानिक होता है या वैधानिक होता है। तो RPSC किस प्रकार का है, एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका संविधान के अंदर उल्लेख है वो किया गया है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, ये स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय। इसका मतलब इसके कार्यों में जो राज्य सरकार है वो हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकती। और तीसरी इसकी विशेषता क्या है, ये एक परामर्शदात्री निकाय है जो राज्य सेवा में कर्मचारियों के भर्ती से संबंधित मामले हो या उनकी
पदोन्नति से संबंधित मामले हो या सेवाओं में परिवर्तन से संबंधित जो भी मामले होते हैं, उन मामलों में ये राज्य सरकार को परामर्श या सलाह प्रदान करती है। इसलिए आरपीएससी भी एक ऐसा है परामर्शदात्री या सलाहकारी निकाय है। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की 3 मुख्य प्रमुख विशेषता है। पहली इसकी विशेषता क्या है, ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा ये स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है। इसके अलावा ये एक परामर्शदात्री निकाय है। अब अपन पढ़ेंगे आरपीएससी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी जो राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसका जो ऐतिहासिक विकास क्रम है, उस ऐतिहासिक विकास क्रम को अपन समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 जो बनाया था, उस अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान था, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान है वो नहीं था। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर ये प्रावधान था कि जो संघ सरकार है या जो केंद्र सरकार है, उसमें कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर किया गया था। इस प्रावधान की अनुपालना में ब्रिटिश सरकार ने 1923 में ली कमीशन का गठन किया था और ली कमीशन की अनुशंसा पर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की है वो स्थापना है वो की गई थी। तो जिसको अपन संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसकी स्थापना विधिवत रूप से कब हुई थी, तो 1926 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1919 में एक केंद्रीय या संघ लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान था। उसकी अनुपालना में ब्रिटिश सरकार ने 1923 के अंदर ली कमीशन का गठन किया। फिर ली कमीशन ने जो सुझाव दिए, उन सुझावों की अनुपालना में 1926 में संघ लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लेकिन 1926 के बाद राज्य लोक सेवा आयोग है वो गठित नहीं की गए। राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर है वो किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में इस बात का उल्लेख किया गया था कि राज्य है वो भी अपने स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है वो कर सकते हैं। और इसी प्रावधान के परिणाम स्वरूप अगर अपन राजस्थान की बात करें तो आजादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। उनमें से केवल 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने यहाँ पर लोक सेवा आयोग का गठन है वो किया था। उसमें 3 कौन कौन से थे, तो एक थी जोधपुर रियासत, एक थी जयपुर रियासत और एक थी बीकानेर रियासत। तो कुल मिलाकर 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कुल मिलाकर संख्या कितनी थी, 22। और 22 में से केवल 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने कर्मचारियों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन है वो किया था। तो वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी, एक कौन सी थी जयपुर, दूसरी कौन सी थी जोधपुर और तीसरी कौन सी थी बीकानेर। जो जयपुर में इसकी आयोग की स्थापना कब की गई, 1940 के अंदर। जोधपुर में कब की गई, 1939 के अंदर। और बीकानेर के अंदर कब की गई, 1946 के अंदर। तो आजादी से पहले अपने राजस्थान में केवल 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने यहाँ पर लोक सेवा आयोग का गठन किया था। सबसे पहले रियासतों में पूछते हैं कि आयोग का गठन कहाँ पर किया गया, तो जोधपुर में किया गया। उसके बाद पूछते तो कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। और उसके उपरांत कहाँ पर किया गया, तो बीकानेर में किया गया। जोधपुर में पूछते हैं कि जोधपुर लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया, तो 1939 के अंदर। जयपुर लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया, 1940 में। और बीकानेर लोक सेवा आयोग पूछते कब स्थापित किया गया, 1946 के अंदर। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के उपरांत जब राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो लगभग जब पूर्ण हो गई, तो वो एक
एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत राजस्थान में एक लोक सेवा आयोग गठित करने के लिए राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख मान सिंह ने एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश का नाम था राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949। और यह अध्यादेश कब जारी किया गया? तो 16 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश है वो जारी किया गया। और पूछते हैं कि कब लागू हुआ? तो यह विधिवत रूप से लागू कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख मान सिंह ने एक अध्यादेश जारी किया था और उस अध्यादेश का अगर नाम पूछते तो क्या था? राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949। और इसी अध्यादेश के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो की गई। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अध्यादेश जारी कब किया गया? तो 16 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश क्या किया गया? जारी किया गया। लेकिन ये पूछते हैं कि विधिवत रूप से कब लागू हुआ? तो 20 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश विधिवत रूप से क्या किया गया? लागू किया गया। लेकिन अगर पूछते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य यह है कि अपन विचार करते हैं कि जब अध्यादेश विधिवत रूप से 20 अगस्त 1949 को लागू हो गया तो फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में क्यों आया? इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है। यानी राज्यपाल ने ये जो अधिनियम बनाया था, इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 3 में इस बात का उल्लेख किया गया था कि जिस दिन राज्य प्रमुख अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, उस तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग है वह अस्तित्व में आएगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष S.K. घोष की नियुक्ति की जो अधिसूचना है वो राज प्रमुख ने कब जारी की? तो वो जारी की थी 22 दिसंबर 1949 को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC की अगर स्थापना पूछते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है? 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 1949 क्यों? क्योंकि इसी दिन राजस्थान के राज प्रमुख ने एक अधिसूचना के माध्यम से S.K. घोष को राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में है वो नियुक्त किया। और इसी दिन से राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो मानी जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की डेट पूछते तो क्या है? 22 दिसंबर 1949। अब देखो इसमें आपको 3 तिथियां ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए तत्कालीन राज्य प्रमुख ने अध्यादेश कब जारी किया? तो इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त 1949 को राज्य प्रमुख ने जो अध्यादेश जारी किया था वो लागू कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 20 अगस्त 1949 को। और अब पूछते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब 22 दिसंबर अपन क्यों मानते हैं? क्योंकि इस अध्यादेश के धारा 1 की उपधारा 3 में यह प्रावधान था कि जिस दिन राज्य प्रमुख अधिसूचना के माध्यम से
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, उसी तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग अस्तित्व में है वो आएगा। तो यह अधिसूचना राज्यपाल ने, राज प्रमुख ने कब जारी की? तो 22 दिसंबर 1949 को। और प्रथम राजस्थान उच्च न्यायालय का राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है एस.के. घोष को बनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इस संविधान के माध्यम से राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसको संवैधानिक मान्यता या संवैधानिक दर्जा है वो प्रदान किया गया। इससे पहले राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं था, बल्कि वो एक वैधानिक निकाय था। वैधानिक निकाय क्यों था? क्योंकि इसका जो गठन है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 के माध्यम से है वो किया गया था, इसलिए क्या था? वैधानिक निकाय था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक के जो प्रावधान थे वो लागू हो गए और उसी तिथि से राजस्थान लोक सेवा आयोग को एक संवैधानिक आयोग का दर्जा है वो प्राप्त हो गया। इसके उपरांत 28 जुलाई 1950 को राज प्रमुख ने एक अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना के माध्यम से एस.सी. त्रिपाठी को राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष पूछते हैं तो कौन थे? एस.सी. त्रिपाठी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछते हैं तो कौन थे? एस.के. घोष। एस.के. घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष पूछते तो कौन थे? एस.सी. त्रिपाठी। इसके अलावा इसी अधिसूचना के माध्यम से राज प्रमुख ने देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंडोरकर को राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में है वो नियुक्त किया। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों यानी अध्यक्ष सहित पदों की संख्या पूछते तो कितनी थी? 3। ये हो गया राजस्थान लोक सेवा आयोग का ऐतिहासिक विकास क्रम। ठीक है, उसमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंट है जो आपको मैंने वो बता दिए हैं। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय 22 दिसंबर 1949 को 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो जयपुर में की गई। यानी वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है, जो मुख्यालय है वो घूघरा घाटी जयपुर अजमेर में। लेकिन जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय उसका जो कार्यालय है वो कहां पर स्थापित किया गया था? जयपुर में। बाद में सत्यनारायण राव समिति, ध्यान रखना कौन सी समिति है? सत्यनारायण राव समिति के सुझाव पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है वो जयपुर से 21 अगस्त 1958 को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 21 अगस्त 1958 से राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर हो गया? अजमेर में। और वर्तमान में इसके कार्यालय का एड्रेस पूछते हैं तो
घूघरा घाटी अजमेर। इसका मतलब है 21 अगस्त 1958 से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय था, उसका जो कार्यालय था वो कहाँ पर था? जयपुर के अंदर था। बाद में सत्यनारायण राव जो समिति है उसके सुझाव पर इसका कार्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? इसका सही उत्तर है 21 अगस्त 1958 को। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो 1956 बताती, जो अपने आप में क्या है? गलत है। कि सत्यनारायण राव जो समिति थी इसका गठन 1956 के अंदर किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट भी 1956 में दी थी, लेकिन इस की रिपोर्ट की अनुपालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग जो कार्यालय है, जो इसका मुख्यालय है, वो अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? इसका सही उत्तर है 21 अगस्त 1958 में। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो वार्षिक जो प्रतिवेदन है, उस वार्षिक प्रतिवेदन में इसके कार्यालय के स्थानांतरण की जो तिथि है उसका उल्लेख है वो किया गया। और ये जो सवाल है वो आरपीएससी की परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। उसका सही उत्तर होगा 21 अगस्त 1958 को। किस समिति की सुझाव पर? तो ध्यान रखना कौन सी समिति थी? तो सत्यनारायण राव समिति के सुझाव पर जयपुर से इसका कार्यालय अजमेर है वो स्थानांतरित किया गया। ठीक है। और इसके अलावा 21 अक्टूबर 2000 से आयोग अजमेर के घूघरा घाटी जयपुर रोड स्थित अत्याधुनिक नवनिर्मित भवन में संचालित है वो हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसके संपर्क संचालन टू आरपीएससी सेवा सप्ताह विनियम 1951 तथा आरपीएससी कर्तव्यों का परिसीमन विनियम 1951 भी है वो किए गए। ये हो गया राजस्थान लोक सेवा आयोग का सामान्य परिचय। अब हम पढ़ेंगे आरपीएससी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है वो किया गया है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 315(1). 315(1) के अंदर लिखा गया है कि संघ एवं प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 315(1). यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 315(1) के तहत किया गया है। उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में जो लोक सेवा आयोग जो गठित किया गया है उसका भी गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315(1) के तहत है वो किया गया है। इसका मतलब है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 315(1) में है वो किया गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 315(2) में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान भी किया गया है। तो 315(1) में दो संस्थाएं, एक तो है यूपीएससी जिसको अपन कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अपने राजस्थान के उसको कहते हैं आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अनुच्छेद 315 दो संस्थाओं का उल्लेख करता है कि भाई एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपन देखते हैं तो धारा 315(2) में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान है वो किया गया है। और 315(2) के अंदर ये लिखा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल अगर भारत की संसद से कानून बनाने का अनुरोध करते हैं तो भारत की जो संसद है वो विधि का निर्माण करके दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन है वो कर सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका अनुच्छेद कौन सा होगा? 315(2). राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के गठन का पूछते हैं तो अनुच्छेद कौन सा है? 315(1). संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख पूछते तो कौन सा है? 315(1). और संयुक्त लोक सेवा आयोग का पूछते हैं तो कौन सा है? 315(2). इसके अलावा संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन कौन करेगा? तो इसका उत्तर होगा संसद। यानी भारत की जो संसद है वो कानून बनाकर विधि का निर्माण करके संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन है वो कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है उसका जो गठन है वो भारत की संसद की विधि के द्वारा होता है। इसलिए संयुक्त लोक सेवा आयोग एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय, जबकि आरपीएससी और यूपीएससी क्या है? संवैधानिक निकाय है। अब ये अंतर क्यों है? क्योंकि आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 315(1) में किया गया है, इसलिए वो क्या है? संवैधानिक निकाय है। जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन का जो प्रावधान है उसका उल्लेख तो 315(2) में किया गया है, लेकिन 315(2) ये कहता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन के लिए भारत की संसद को एक विधि या एक कानून का निर्माण करना पड़ेगा। अगर किसी भी निकाय का आयोग का गठन भारत की संसद के विधि या कानून से होता है तो उसको अपन वैधानिक या सांविधिक निकाय कहते हैं। तो जो संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है उसको वैधानिक या सांविधिक निकाय की श्रेणी में है वो रखा जाता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और इसका जो अध्यक्ष होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का अगर कार्यकाल पूछते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग का तो 6 या 62 वर्ष की आयु तक है वो होता है। ठीक है, तो 315(1) और 315(2) क्लियर हो गया। 315(1) में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है, जबकि 315(2) में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग किसके द्वारा गठित किया जाएगा? भारत की संसद के द्वारा विधि निर्माण करके इसका गठन है वो किया जाएगा। इसलिए संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या? एक वैधानिक निकाय है। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल पूछते हैं तो कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक है वो होता है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल का उल्लेख है वो किया गया है। तो अपन राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा है वो की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछते तो कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक है वो होता है। अगर अब बात करें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनके लिए योग्यता क्या है, तो भारत के संविधान के अंदर केवल एक लाइन लिखी गई है कि राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कम से कम 10 वर्षों तक संघ सरकार या राज्य सरकार में लोक सेवक के रूप में उन्होंने कार्य किया, यानी वो सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग के आधे जो सदस्य होते हैं ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सेवाओं में वो रह चुके, उनको नियुक्त करते हैं। और आधे ऐसे सदस्य होते हैं कि उनमें कोई प्रावधान है वो नहीं है, उनको राज्यपाल चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को है वो नियुक्त कर सकता है। ठीक है, 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है?
राज्यपाल इनका अगर कार्यकाल पूछे तो कितना होता है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक है वो होता है। ठीक है। और योग्यता पूछते हैं तो आदि ऐसे सदस्य होंगे जिन्होंने राज्य या केंद्र में लोक सेवक के रूप में कार्य है वो, या वो बाकी जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है वो करता है। राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त है वो कर सकते हैं। राज्यपाल के विवेक का मतलब होता है मंत्रिपरिषद का विवेक। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 317। 317 में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया है या उनको निलंबित करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है वो किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उनको हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा। जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट है वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। फिर राष्ट्रपति किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से है वो हटा सकते हैं। इसके अंदर क्या लिखा गया है, कदाचार के आधार पर है वो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से है वो हटा सकता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनको जो निलंबित करने का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल के पास। निलंबित करने का जो काम है वो कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन उनको बर्खास्त करना है या पद से हटाना है तो कार्य कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। निलंबित करने का मतलब होता है उसको काम करने से रोकना। निलंबित में उसका पद नहीं जाता, वो पद पर रहता है लेकिन काम नहीं कर सकता। और बर्खास्त का मतलब होता है उसको पद से हटा दिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, जो पेपर लीक प्रकरण में जेल के अंदर है। अभी तक उनको पद से हटाया नहीं गया है, बल्कि उनको उनके पद से निलंबित है वो किया गया है। इसमें ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाते कौन है, राष्ट्रपति है। अगर उनको निलंबित करने का पूछते हैं तो निलंबित कौन करते हैं, राज्यपाल। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 318 सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की जो संख्या है उसको निश्चित करता है या निर्धारित करता है। इसके अलावा उन सदस्यों की जो सेवा शर्तें उनका निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसमें ध्यान रखना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, राज्यपाल। और उनकी सेवा शर्तें भी निर्धारित कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन अगर पूछ ले कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है, तो इसका उत्तर होगा राज्य का विधानमंडल। यानी संविधान के अनुच्छेद 321 के तहत राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून बनाकर, विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार है वो कर सकता है। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का अगर विस्तार करना है उसके लिए अपने को कानून बनाना पड़ेगा। और राज्य में कानून कौन बनाता, तो विधानमंडल बनाएगा। लेकिन सदस्य संख्या की बढ़ोतरी के लिए किसी प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान को जो राज्यपाल है वो एक अधिसूचना जारी करेगा और उस अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या में है वो बढ़ोतरी कर सकता है। अनुच्छेद 319 के अंदर पुनः नियुक्ति का निषेध है वो किया गया है। यानी किसी व्यक्ति को अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अगर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको पुनः राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है तो उसको पुनः राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है उसको सदस्य का कार्यकाल होने के उपरांत या कार्यकाल के दौरान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति है वो दी जा सकती है, लेकिन पुनः सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति है वो नहीं हो सकती। इसके अलावा
राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य है वो कर सकते हैं, या किसी अन्य राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर सकते हैं, या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इनके अलावा किसी अन्य पद, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद है उस पर नियुक्त है वो नहीं या जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है वो किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग का सबसे प्रमुख कार्य है भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाना और अनुशासनात्मक मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देना, या पदोन्नति से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसमें राज्य सरकार को राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा परामर्श दिया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 321 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य का जो विधानमंडल है वो विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार है वो कर सकता है। और अनुच्छेद 323 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों का एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, और वो प्रतिवेदन धारा 323 के तहत राज्यपाल को है वो दिया जाता है। तो ये हो गए राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। इसमें सबसे पहले अपने पढ़ा अनुच्छेद 315(1), तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 315(1). 316 के अंदर क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, और उनका कार्यकाल पूछे तो कितना है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। फिर 317 में क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है या उनको निलंबित करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है वो किया गया है। तो उनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति। निलंबित कौन करता है, राज्यपाल। 318 में राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्य संख्या है या सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 319 में पुनः नियुक्ति का निषेध है वो किया गया, और 320 में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है वो किया गया है। 321 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य का जो विधानमंडल है वो विधि बनाकर, कानून बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार है वो कर सकता है। इसके अलावा 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष अपना एक प्रतिवेदन तैयार करता है और वो प्रतिवेदन राज्यपाल को है वो सौंपता है। तो ये हो गए संवैधानिक प्रावधान। अब अपन थोड़ा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है वो करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315(1) के तहत किया गया है। जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या है, एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत भारत की संसद के द्वारा विधि निर्माण करके किया जाता है। इसलिए संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या हो गया, एक वैधानिक निकाय। राज्य लोक सेवा आयोग क्या हो गया, संवैधानिक निकाय। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसी प्रकार से संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। उसी प्रकार से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी पूछते तो कितना है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 या 62। संयुक्त लोक सेवा आयोग का पूछते हैं तो भी कितना है, 6 या 62। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा,
राज्यपाल करेगा, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूछते तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब अपन पढ़ेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया, योग्यता एवं इनका कार्यकाल। तो इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? राज्यपाल। यानी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो एक अधिसूचना जारी करता है और अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो करता है। अब अगर अपन योग्यता की बात करें तो भारत के संविधान के अंदर केवल इस बात का उल्लेख किया गया है कि आद्य सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो सरकारी सेवा है, यानी जो लोक सेवा है, उस लोक सेवा में कम से कम 10 वर्षों तक लोक सेवक के रूप में कार्य कर चुके हो। आधे ऐसे होते हैं, बाकी वालों के संबंध में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय है वो कर सकता है। यानी बाकी आधे सदस्य वो किसी भी वर्ग या सेवा से संबंधित है वो हो सकते हैं। अब कार्यकाल पूछते हैं तो कितना होता है? इसमें क्या है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है वो निर्धारित की गई है। दोनों में से जो भी पहले होगी, यानी 6 वर्ष पहले हो रहे तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 6 पूर्ण नहीं हो रहे लेकिन 62 के हो रहे तो उस 62 के होते ही सेवानिवृत्त है वो हो जाएंगे। लेकिन पहले राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु थी वो 62 नहीं थी, कितनी थी? 60 थी। लेकिन 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है और 60 के स्थान पर कितना लिखा गया है? 62 वर्ष। ये 41वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये महत्वपूर्ण है। अभी तक आरपीएससी की जो परीक्षाएं हुई है उसमें ये सवाल नहीं पूछा गया है। भविष्य में जो भी परीक्षाएं होगी उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसको 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। इसका सही उत्तर होगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। ठीक है, तो कार्यकाल ये हो गया 6 वर्ष या 62 वर्ष। अब ये 60 के स्थान पर 62 कब किया गया? तो 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। योग्यता मापदंड क्या है कि आयोग के न्यूनतम आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना क्या है? अनिवार्य। और शेष सदस्यों का चयन अन्य क्षेत्रों से स्वतंत्र रूप से राज्यपाल के द्वारा है वो किया जा सकता है। अब सदस्यों की बर्खास्तगी या निलंबन। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को बर्खास्त करने का या हटाने का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को है वो दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कब करेगा? राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य को हटाने से पहले क्या होता है? उस सदस्य पर कदाचार का जो आरोप लगाया गया है उस आरोप की जांच की जाती है। और जांच कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। और सर्वोच्च न्यायालय अपनी जांच करने के बाद रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसको उसके पद से वो हटाया जा सकता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाने का जो आधार है वो क्या दिया गया है? कदाचार। क्या दिया गया है? कदाचार। अगर उस पर कदाचार का आरोप लगाया जाता है तो उस आरोप की जांच कौन करेगा? तो जांच कौन करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और फिर राष्ट्रपति उस अध्यक्ष सदस्य को उसके पद से क्या करेगा? बर्खास्त करेगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन उनको बर्खास्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसके सुझाव या सलाह पर करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा?
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको सुझाव या सलाह दी जाती है, उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति है वो कार्यवाही करता है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित करना है, निलंबित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। किसके पास है? राज्यपाल के पास। किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो निलंबित करने में और हटाने में अंतर है। निलंबित करने का मतलब है वो सदस्य के रूप में रहेगा लेकिन काम नहीं कर पाएगा, और हटाने का मतलब है उसको उसके पद से वो हटा दिया जाता है, यानी उसको घर भेज दिया जाता है। तो हटाने की शक्ति अनुच्छेद 317 के तहत किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और निलंबित करने का आप पूछते हैं तो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की कुछ अन्य परिस्थितियों का भी भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। आप देखो, इससे पहले अपने केवल एक परिस्थिति पढ़ी है, और वो कौन सी है? कदाचार। इसके अलावा कुछ और परिस्थितियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए किसी सदस्य को दिवालिया अगर घोषित कर दिया जाता है, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। इसके अलावा वो अपने कार्यकाल के बाहर सवेतन नियोजन यानी किसी अन्य कार्य में लग जाता है तो भी राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। वो मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में अगर सक्षम नहीं है तो भी भारत का राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। और इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति बिना जांच के सीधे उसको पद से कार्य मुक्त है वो कर सकता है। तो भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए एक आधार कौन सा है? कदाचार है। कदाचार से अगर संबंधित मामला है तो उसकी जांच कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। फिर सर्वोच्च न्यायालय अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। फिर उसको पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन कदाचार के अलावा कुछ अन्य परिस्थितियों का भी भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। उन परिस्थितियों में भी भारत का जो राष्ट्रपति है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को उनके पद से हटा सकते हैं। वो परिस्थितियां कौन सी है? जैसे उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, वो अपने कार्यकाल के बाहर सवेतन कोई नियोजन है जब उसको वेतन मिलता है, ऐसी कोई नौकरी प्राप्त कर लेता है, मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, इन परिस्थितियों में भी भारत का राष्ट्रपति है वो उसको उसके पद से है वो हटा सकता है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या का ऐतिहासिक विकास। या अपन कह सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की जो संख्या है वो 3 निर्धारित की गई, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पद थे। और अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो कितनी थी? 3। इससे पहले अपन संविधान के अनुच्छेद 318 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 318 के अंदर ये लिखा गया है कि राज्य का जो राज्यपाल है अधिसूचना जारी करके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी कर सकता है। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की जो संख्या है उस संख्या में बढ़ोतरी के लिए किसी प्रकार के कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य का जो राज्यपाल है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत एक अधिसूचना जारी करेगा और अधिसूचना के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी है वो कर सकता है। अब अगर अपने इस बात की बात करें तो प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या पूछते तो कितनी थी? 3, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या पूछते तो कितनी थी? 3। अध्यक्ष के अलावा पूछते तो कितनी थी? 2, यानी 2 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। तीनों को मिलाते हैं, सॉरी अध्यक्ष और सदस्यों को मिलाते हैं तो कुल मिलाकर कितनी सदस्य संख्या थी? 3। अध्यक्ष को अगर अलग रखते हैं तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2, यानी प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पद थे तो कुल मिलाकर अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो कितनी थी? 3। इसके बाद 1962 के अंदर राजस्थान के राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी की
और अधिसूचना के माध्यम से सदस्यों की जो संख्या 2 थी इसमें एक और बढ़ोतरी कर दी। तो सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 3। और अध्यक्ष सही पूछते हैं तो कितनी हो गई? 4। तो 1962 में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो कितनी हो गई? 4। 50 में कितनी थी? 3। यानी 62 में आयोग में सदस्य के एक और पद को है वो बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 4। फिर 1965 के अंदर राजस्थान के राज्यपाल ने एक और अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना के माध्यम से एक और सदस्य का पद बढ़ाया गया। तो सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 4 से बढ़कर कितनी हो गई? 5। फिर 1985 में राजस्थान के राज्यपाल ने एक और अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना के माध्यम से एक और सदस्य की संख्या में क्या की गई? बढ़ोतरी की गई। तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 6। उसके बाद 2011 में एक और अधिसूचना जारी की गई और इस अधिसूचना के माध्यम से 2 सदस्यों की संख्या में क्या की गई? बढ़ोतरी की गई। तो ये सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 8। और अभी 2025 में राजस्थान के राज्यपाल ने एक और अधिसूचना जारी की और उसके माध्यम से 3 सदस्यों के और पद बढ़ाए गए। तो ये सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11। तो वर्तमान में अगर पूछते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 10 + 1 बराबर कुल कितनी हो गई? 11। तो राजस्थान लोक सेवा वर्तमान में सदस्य पूछते तो कितने हैं? 10। एक पद किसका होता है? अध्यक्ष का। सदस्य सही अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो कितनी हो गई? 11। ठीक है। तो इसमें एक तो अपने को अनुच्छेद 318 को याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत राज्य का जो राज्यपाल है वो अधिसूचना जारी करके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी कर सकता है। अब राजस्थान में ऐसा कब कब हुआ? तो पहली बार बढ़ोतरी कब हुई? 1962 में एक सदस्य का पद बढ़ाएगा। फिर कब हुई? 1965 में एक सदस्य का पद बढ़ाएगा। फिर कब हुई? 1985 में एक सदस्य का पद बढ़ाएगा। फिर कब हुई? 2011 में। सदस्यों के कितने पद बढ़ाए गए? 2 पद बढ़ाए गए। फिर कब हुई? अभी ताजा 2025 में सदस्यों के कितने पद बढ़ाए गए? 3। तो वर्तमान में पूछते तो कितने? 10 + 1 यानी 11। 10 क्या है इसके? सदस्य और 1 इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत राज्यपाल को सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है वो दिया गया है। और जुलाई 2025 में राजस्थान कैबिनेट ने बढ़ते कार्यभार को देखते हुए सदस्य संख्या 8 से बढ़ाकर है वो 11 कर दी। अध्यक्ष सहित करने का ऐतिहासिक अधिसूचना है वो जारी की। अब आयोग के प्रमुख कार्य और कर्तव्य। सबसे पहला आयोग का कार्य है परीक्षाओं का आयोजन कराना। और आयोग परीक्षाओं का आयोजन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कराता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 320। इसके अलावा पदोन्नति से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें भी ये राज्य सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा स्थानांतरण से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें भी आयोग राज्य सरकार को सलाह है वो देता है। इसके अलावा न्यायिक जो नियुक्तियां होती है उसमें भी राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श है वो किया जाता है। और वो परामर्श पूछते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 234 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 234 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिला न्यायाधीशों से भिन्न राज्य की न्यायिक सेवा यानी आरजीएस में नियुक्तियों के लिए राज्यपाल उच्च न्यायालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग से क्या करेगा? परामर्श करेगा। और परामर्श करने के बाद उनकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। इसके अलावा लास्ट है अनुच्छेद 323 और 323 के अंदर लिखा गया है आयोग द्वारा वर्ष भर संपादित किए गए कार्यों का विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन किसको दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है। फिर राज्यपाल उस प्रतिवेदन को कहां पर पेश करता है? तो राज्य के विधानमंडल के पटल पर
पेश करता है। अब सचिवालय एवं महिला प्रतिनिधि, तो आरपीएससी यानी राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके प्रशासनिक और उसके जो वित्तीय जो कार्य होते हैं, उन प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के संपादन के लिए आयोग का अपना एक सचिवालय होता है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होता है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिवालय का सचिव होता है। लेकिन 1969 से पहले 1969 से पहले आरपीएससी का जो सचिव होता था वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा या राजस्थान न्यायिक सेवा का अधिकारी होता था। लेकिन 1969 में इसमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा का मतलब होता है जो आईएएस होता है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव के रूप में है वो काम करता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम सचिव पूछते तो कौन थे, श्री श्याम सुंदर शर्मा। और प्रथम महिला सचिव पूछते तो श्रीमती ओटिमा बोडिया थी। ठीक है। इसके अलावा अब तक कितनी महिलाओं ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है, तो अब तक आरपीएससी में कुल 7 महिलाओं को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त है वो किया गया है। श्रीमती कांता कथुरिया राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी, जो बाद में संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो श्रीमती कांता कथुरिया राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी। इन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी काम किया। उसके बाद ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया। और दूसरी पूछते हैं तो कौन थी, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। और प्रकाशवती शर्मा ने भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य है वो किया। इसके अलावा श्रीमती कमला भील ये राज्य सरकार में मंत्री भी रही है और मंत्री के साथ साथ इन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा श्रीमती दिव्या सिंह, श्रीमती राजकुमारी गुजर, श्रीमती संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा ने भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में काम किया है। तो अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल कितनी महिलाओं को सदस्य नियुक्त किया गया है, तो कितनी है, 7। लेकिन अभी तक किसी भी महिला ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य है वो नहीं किया है। प्रथम महिला सदस्य कौन थी, श्रीमती कांता कथुरिया, ये यूपीएससी की सदस्य भी रही। इसके अलावा श्रीमती प्रकाशवती शर्मा ये भी यूपीएससी की सदस्य भी रही। ये भी सवाल पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की किन महिला सदस्यों ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में काम किया, तो इसका उत्तर है श्रीमती कांता कथुरिया और श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछते तो कौन थे, सर एस के घोष, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा सबसे लंबा कार्यकाल पूछते तो किसका था, डी एस तिवारी का। उन्होंने 1951 से लेकर 1958 तक आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में काम किया और इनका कार्यकाल सबसे लंबा है वो माना जाता है। सबसे छोटा कार्यकाल पूछते हैं तो किसका है, बी एल रावत का। इन्होंने केवल 34 दिनों तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया। और इसके बाद पूछते हैं तो पीएस यादव, इन्होंने 37 दिनों तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और दोहरे दायित्व यानी एन के बैरवा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव के रूप में भी काम किया और बाद में ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। यानी एन के बैरवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, तो उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की हैसियत से राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव के रूप में भी काम किया और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, तो ये हो गया आज का अपना टॉपिक
राजस्थान लोक सेवा आयोग। धन्यवाद।